बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आप झलकियां देख रहे थे। ईरान के सदर अपने पहले दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में आज पहले मरहले में लाहौर और बाद अज़ां इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। जब लाहौर पहुंचे तो वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा, वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो शायर मशरिक हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर उन्होंने हाजिरी दी और वहां पर जो है वो तारीफी कलमात उनके हवाले से लिखे। बड़ा अहम दौरा है, बिलखसूस ईरान इसराइल जंग के बाद ये ईरान के सदर का पहला दौरा है और पहला गैर मुल्की दौरा वो पाकिस्तान का कर रहे हैं। इस लिहाज से इसकी खसूसी अहमियत है। कल इंशाअल्लाह उनकी मुलाकातें तय हैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, और इन्हें इशाइया भी दिया जाएगा। उस हवाले से कल हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ 5 अगस्त को एहतजाज मनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से वो ग्रैंड डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, नए मिसाक जमहूरियत की भी बात कर रहे हैं। अब इस हवाले से तजादात पाए जाते हैं कि क्या वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं या फिर उस मुकालमे का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो अपोजिशन की इकट्ठ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में कल हमारे सामने आया। फिर हमने ये भी देखा है कि इस दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के दोनों बेटे मीडिया पे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने पियर्स मॉर्गन के शो में गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए कासिम का यह कहना था कि उनके वालिद से मुलाकात के हवाले से उनकी तवक्कुआत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता है, क्योंकि उनकी बानी चेयरमैन पीटीआई से एक अच्छी केमिस्ट्री मैच करती है और अगर वो पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात करें तो खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। साथ में उन्होंने अडयाला जेल में हेपेटाइटिस के सबब हलाकतों की बात की, जिससे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट यकसर मुस्तरद कर दिया। इन नुकात पे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन के इस्लामाबाद स्टूडियो में हुज़ैफा रहमान साहब ने, वजीर मुमलिकत हैं बराए कौमी विरसा और सकाफत। आपका बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब प्रोग्राम सच में वक्त देने के हवाले से। और हमें ज्वाइन किया है जूम वीडियो लिंक पे नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर पंजाब असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपकी दरीना वाबस्तगी, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किए शौकत पराचा साहब ने, वेरी नोटेड एंकर पर्सन, एनालिस्ट, आज न्यूज से वाबस्ता है। तीनों मौजूदानों को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज हुज़ैफा आपसे करना चाहूंगा। इमरान खान साहब के दोनों बेटे जो हैं वो मीडिया पे प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दी है पाकिस्तान के लिए, वीजा अपने वाले से मुलाकात करना चाहते हैं और उनकी तवक्कुआत हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी तरीके से आप लोगों से या मुक्तदरा से बात करें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। सबसे पहले तो बताइएगा हुकूमत का क्या रद्द अमल है उनकी? आज मैं सुन रहा था, बल्कि खान साहब की भी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई, उनके शायद नाइकॉब जो हैं वो गुम गए हैं, नहीं मिल रहे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या उनको वीज़ा दिया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत टाई लगाई हुई है, माशाल्लाह वेरी स्मार्ट, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि आपने बड़े अच्छे सवालात किए। बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उम्मीद नहीं लगाए बैठे, बल्कि उन्होंने, आपने आज सुना होगा, इंटरव्यू दिया है कल जी, और उसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि ही कैन प्ले द डिफरेंस। और वाज़े यानी मकसद है कि जिस अमेरिका को आप एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज आप उसके प्रेसिडेंट के बारे में कह रहे हैं कि वो एक डिफरेंस जो है वो का रोल प्ले कर सकता है बिटवीन इमरान खान एंड दिस ऑल एपिसोड। तो ये एक तजादात पे मबनी पूरा एक इनकी सियासत रही। आप ये देखें कि जो नैरेटिव ये दिया करते थे एब्सोल्युटली नॉट का, और कहा करते थे कि अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने वाला, आज ये उसी अमरीकी सदर से इनके बेटे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सियासी मामलों में मुदाखलत करें। और एक शख्स जिसको अदालतों ने सजा दी हुई है, उसकी सजाएं आप अमरीकी सदर के फोन से उन सजाओं को खत्म लेकिन वो कहते हैं अच्छी उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, और उन्होंने कहा कि वहां पर जहां रखा गया है, जिसका मैंने इब्तिदाई में कहा कि हेपेटाइटिस की वजह से, हम इसको भी मैं इसका भी जवाब दूंगा। आज बानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही जेल में जब मीडिया के नुमाइंदे उनसे मिले ड्यूरिंग उनकी जो कोर्ट केस की हियरिंग थी, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे मुशक्कती भी दिया गया है, इवन के उनका कच्चा राशन भी वो बाहर से मंगवाते हैं, इवन जेल के अंदर उन्हें अखबारात दिए जा रहे हैं, टीवी को उन्हें खुद एंडोर्स किया। मसला अब क्या है? मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ से जो लोग मिलकर आते हैं वो मीडिया को आगे सच नहीं बताते। आज ये हुआ कि बीच चौराहे हड्डियाँ फूट पड़ी। ये तो नहीं हो सकता कि हमने 2 दिन पहले टीवी ऑन कराया हो या कल अखबारात देना शुरू किए हों या कल उनके बेटे से बात कराई हो, और बानी तहरीक इंसाफ इतना रोटी को चौची कहते हैं कि बाहर आके मीडिया से कहेंगे नहीं जी मुझे तमाम सहूलियत दे दी गई हैं। लामाला ये सहूलियत पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से चल रही होंगी।
वो भी एक सियासी शख्स है। अगर उसको हमने पिछले हफ्ते सहूलियत दी होती, वो मीडिया पे आके पूरा पंडोरा बॉक्स खोल देता कि जी पिछले 5 दिन पहले मुझे सहूलियत देना शुरू की हैं। अखबारात में पढ़ लेता कि मेरे बेटे जो है बेसिकली चूंकि डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा कर रहे हैं, रिचर्ड ब्रुनो से मिले हैं, उस प्रेशर पे मुझे सहूलियत दे रहे हैं। आप क्या तवक्को रखते हैं कि सारी चीजें होती है और बानी तहरीक इंसाफ ये बात ना करते? ये तमाम सहूलियत उन्हें डे अव्वल से मिल रही हैं, बेटों से उनकी बात कराई जाती है। ये जरूर है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन बाद इस जो आर्ज हैं उन पे इख्तलाफ जरूर है कि इतना उन्हें आर्ज दिए जाए हफ्ते के या 2 हफ्ते बाद। अच्छा, तीसरी बात ये कि उनके बेटों को देखें, पाकिस्तान अगर वो आना चाहें, अगर नाइकॉप नहीं लेते, वीजा अप्लाई करें, हम देने को तैयार हैं। तैयार एक बेटे मुलाकात भी होगी, बिल्कुल। एक बेटे का नाइकॉप मौजूद है, एक बेटे का नाइकॉप वो बता रहे हैं एक्सपायर हुआ है डेट, वो हमारे जो है हाई कमीशन में उसको जमा कराएं जाकर, और सेम डे में हम उन्हें देंगे। अच्छा। और वो यहाँ आएंगे, उन्हें हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, जो जाहिर है एक साबिक हेड ऑफ स्टेट के बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है। वहां से वो जाएं, अपने वालिद साहब का जो 300 जो है कनाल पर मबनी ऑलमोस्ट 50-60-70 अरब रुपए का, इस्लामाबाद में इतनी प्रॉपर्टी से ज्यादा की होगी, उस महल में जाके रहें। जितने दिन अपने वालिद से मिलना चाहें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम उन्हें इज्जत से मिलवाएंगे भी, और पाकिस्तान में वो रहें, उनकी वापसी का बंदोबस्त भी करेंगे, जितना अरसा वो रहेंगे उन्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई आकर बाहर का शहरी कोई 9 मई की मंसूबाबंदी करेगा, कोई इंतशार फैलाएगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगा, वो तो खान साहब ने भी कहा है। तो हाँ, तो जो खान साहब ने कहा कि वो पॉलिटिक्स में चलने के। मैं कुरैशी साहब से भी जानना चाहता हूं। नदीम कुरैशी साहब, बताइएगा, खान साहब के बेटे जो है वो फोर फ्रंट पे है, पार्टी जो है उसमें कोई क्लैरिटी है? जैसे मैंने कहा 5 अगस्त की एहतजाज की भी आप बात कर रहे हैं, वैसे तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं 1 दिन की एक्टिविटी है। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से डायलॉग, नए मिसाक जमहूरियत की भी बात कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को बैकवर्ड लेकर पीटीआई चल रही है सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, पहली तो मैं बात करूं चेयरमैन इमरान खान साहब के साहबजादे, जाहिर है वो बेटे हैं, उनके वालिद 2 साल से पाबंद सलासिल हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा अदालती निज़ाम है वो आपके सामने है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों को सजाएं दी जा रही हैं जो उस ना FIR वाली जगह पर, ना उस डिस्ट्रिक्ट में, ना उस डिवीजन में मौजूद थे। तो एक अलग डिबेट है। अपने वालिद के लिए अखलाकी तौर पे कोशिश करना, मूवमेंट करना, जाहिर है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नंबर शख्स है इमरान खान, पाकिस्तान के वजीर आजम रही हैं। दुनिया में जो पाकिस्तान पे चंद सॉफ्ट इमेज रखने वाले लोग हैं उनमें शामिल है खान साहब। और सेकंड गुजारिश ये है कि अगर उनके बेटे ये कोशिश और काविश कर रहे हैं अपने वालिद के लिए, ये बिल्कुल नेचुरल है, हर बेटे को करनी चाहिए। रही बात तरीके इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज की, तो 5 अगस्त का एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को देखना चाहते हैं वो सब एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब की 2 साल की गिरफ्तारी पूरी होने पर। अच्छा। मतलब एक शख्स जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा हो, अभी मेरे भाई मिनिस्टर साहब इन्होंने फरमाया कि जो बच्चे आए और 300 कनाल के जो 70 अरब का महल है उसमें रहे, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है इनके मुंह से ये बातें करना। ज़ाहिर है ये इक़्तिदार में है, लेकिन इनसे मैं बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ गुजारिश करूंगा, ये महल जो बना है ना, ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से नहीं बना, ना ये कोई किक बैक्स लिए गए हैं, ना ये कोई पनामा पैसे शिफ्ट हुए थे, ना इस महल के लिए कोई कतरी या बर्मी या नेपाली खाता आएगा। ये उस शख्स की मेहनत की कमाई से बना हुआ है। अच्छा। जितने का भी है उस शख्स का अपना और डिक्लेयर्ड है। मतलब हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे ना तो बड़ा एक अच्छा मैसेज लोगों तक जाएगा। एक चीज डिक्लेयर्ड है उस पर तंज करना वो खैर मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि इक़्तिदार की ये जो एक जोश है ना इक़्तिदार का और इख्तियारात का, ये इंसान को बाज़ औक़ात अपने मुखालिफ पर बहुत ज्यादा हमलावर लगता है। वैसे जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये चढ़ जाता है ना सर, जब आप भी इक़्तिदार में थे तो ये नशा चढ़ जाता है। मुझे मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे तो नहीं याद कि कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा स्टेप लिया गया हो। अब किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, किसी के खिलाफ FIA कोई इन्वेस्टिगेट कर रही हो, किसी के खिलाफ हज स्कैंडल हो, किसी के खिलाफ एफर्ट स्कैंडल हो, तो भाई वो तहरीक इंसाफ का तो जिम्मे तो नहीं है ना। मतलब आप 2 चीजों का तकाबुल अगर करें बैलेंस पर तो फिर तो मजा आएगा। हाँ, सवाल का अगर जवाब भी देना है और जवाब का सवाल लेना है तो फिर क्या कहा जा सकता है। आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक ग्रेट डायलॉग होना चाहिए। हुकूमतों से, हुक्मरानों से और निजाम से अगर आपके रियासत में बसने वाले लोग मुतमईन नहीं है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब क्योंकि हुक्मरानों ने यही कहना होता है कि सब कुछ ठीक है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब चीनी पैदा करने वाला मुल्क जो दुनिया में 4था 5वां बड़ा मुल्क है शुगर केन की प्रोडक्शन में, वहां चीनी शॉर्ट,
वो मुल्क जो गंदम में, जो वो मुल्क जो कभी कॉटन एक्सपोर्ट किया करता था, अब वो कॉटन का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। ठीक है। वो मुल्क जहां 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 लोग ये प्राउड फील करते थे कि जी हम इस मुल्क को इस्लामिक एटॉमिक पावर समझते हुए, इस मुल्क को अपनी आइडियोलॉजी समझते हैं, आज वहां से जिस तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस तरह से नौजवान, अब ये लोग समझते हैं कि शायद हम ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट चेक भी कर रहे हैं। ओके। ये डिफरेंट इदारों की रिपोर्ट्स है। हमने देखना ये है कि क्या मौजूदा निजाम से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स वो लोग जो है मुतमईन है या नहीं है, आपका नुक्ता ये है कि बिचारे। ठीक है। अगर 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 हम ब्रेन राइट डेवलप बढ़ते हैं और सब लोग, इसमें ये नहीं है हम इसे ब्लेम गेम से बाहर आकर, जो मौजूदा ठीक है। हुक्मरान है, मैं एक जुमला कहूंगा, जो मौजूदा हुक्मरान है, ये पाकिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप है उसके लोग हैं, जो ऑलमोस्ट 45 ईयर से मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में भी रहे, अपोजिशन में भी रहे, इनसे तजुर्बेकार लॉट नहीं है। और मैं नहीं समझता आज हम लोगों को आने वाले मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान 65% नौजवानों की पॉपुलेशन रखने वाला ठीक है। हमें अपने अगर नौजवान को जिसका एतमाद खत्म हो रहा है उसको इंगेज रखना है मेंटली अपने साथ, तो फिर हमें ग्रैंड डेवलप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा शौकत पराचा साहब, सर आपको क्या इस वक्त सियासी सूरत हाल पे तबसरा करेंगे? आपने गुफ्तगू सुनी हुज़ैफा साहब की भी और नदीम कुरैशी साहब की भी। 5 अगस्त को कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो सर एक एलामिया सामने आया है, इस पे कोई रोड मैप आपको नजर आया है कि कोई उन्होंने भी रोड मैप दिया है कि कैसे आगे इसको बढ़ाया जाएगा, नए मिसाक जमहूरियत को या ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को? बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब चूंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं तो वो इतना आहिस्ता बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई। कुरैशी साहब चूंकि अपोजिशन में हैं, उन्हें जरा आजकल ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है तो मुझे समझ आ गई। लेकिन मैं सियासी सूरत हाल के हवाले से, 5 अगस्त के हवाले से यही कहूंगा कि ग्राउंड पे जो एक्टिविटीज होती हैं एहतजाज की, मार्चेस की, वो अभी तक तो नजर नहीं आई। अच्छा, वो क्या अब अगले 2 दिनों में मोमेंटम बढ़ेगा? मसलन थोड़ी देर पहले केपी से ये खबर आई कि वहाँ पाला हिसार तक जो है ना वो रैली होगी, यानी अपने अपने उस जगह पे वहाँ उनकी हुकूमत है। अगर वजीर आला खुद अली अमीन खान गंडापुर लीड करेंगे तो वी एक्सपेक्ट कि एक साइजेबल नंबर होगा। दूसरी बात जो आपने बात की इसी कॉन्टेक्स्ट में खान साहब के बेटों के हवाले से, जी जी बिल्कुल, और इंटरव्यू जो था उन्होंने कल दिया पियर्स मॉर्गन को, यानी एक वक्त था जब एब्सोल्युटली नॉट के ना जाते थे और ये सफर दिलचस्प है अब यस प्लीज वाला कि कुछ मेहरबानी करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता था, हम उस वक्त भी कहते थे कि फॉरेन पॉलिसी का जो मैदान है उसमें रैक नहीं होता, उसमें आपकी एंगेजमेंट चलती है। फिर वो साइफर वाली कहानी भी आई सामने कि अमेरिका जी कब थे, यूरोप को कहा गया हम कोई गुलाम है, हम उस वक्त भी कहते थे। चलिए अच्छा है, अभी एंगेजमेंट के लिए रजामंदी आ गई। और दूसरी बात यह है कि क्या सदर ट्रंप बाकी कहेंगे इंटरवीन था, क्योंकि जितनी सदर ट्रंप की इस मौजूदा डिस्पेंसेशन के साथ एक गुड्डी चल रही जी है, ट्रंप कोई ऐसी बात करेंगे। हालांकि उम्मीदें 5 नवंबर से थी, जब इलेक्शन हुआ उनका 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद भी उम्मीदें रह गई। लेकिन वो जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तैयब साहब का जोराना हुआ वहां पर और ट्रंप साहब ने कहा आई एम सो इंस्पायर्ड, तो मुझे नहीं लगता कि उधर से कुछ आएगी। लिहाजा ये जो 5 अगस्त का है एक्टिविटी जी खासा, फिर अक्टूबर वाली सूरत हाल हो, फिर नवंबर वाली सूरत हाल हो, क्योंकि अभी देखें ना आज भी ईरान के सदर आ गए। जी बिल्कुल, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। उससे भी एक बाहर की डिग्नेटरी पाकिस्तान में होनी है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता मैं कहूं कि उस दिन भी इतना माहौल खराब हो कि मूवमेंट जो है उस पे मसाइल पैदा हों, या हम बाहर से आने वाले लोगों को ये शो करवाएं कि जो भी बाहर से आता है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्कॉर्ड देखे। अब वो मई 6 से 10 के बाद जो सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी है, मेरा ख्याल है नई रियलिटीज हैं जिनकी तरफ ये एपीसी वालों का एलामिया आया है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीटीआई
जी, खाली पीटीआई नहीं, और इस पे 5 अगस्त के एहतजाज का जिक्र भी नहीं है। पराचा बुनियाद पे साहब बैठे जी, हुए मैं थे। दोबारा लौट के आऊंगा, आपने अहम नुकता उठाया। मैं इससे पहले कि मिनिस्टर साहब के पास जाऊं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, उसका जवाब रह गया था जो शौकत पराचा साहब ने भी कहा, एब्सोल्युटली नॉट से यस प्लीज तक का सफर, कुछ इस हवाले से फरमाएंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, आप पराचा साहब जितना फाहम फरासत तो मेरे पास नहीं है, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। जो मुझे समझ आया था वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात थी, जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था खान साहब से, बतौर प्राइम मिनिस्टर, कि अगर अमेरिका आपसे यहाँ अड्डे मांगेगा अपने दिफाई इश्यूज के लिए, तो क्या आप अड्डे देंगे? खान साहब ने उसको इनकार किया था। और मैं समझता हूँ अगर तहरीक इंसाफ को कभी दोबारा गवर्नमेंट मिली, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, तो तब भी पॉलिसी वही होगी। नहीं सर, और आपने खान अपनी साहब पॉलिटिकल ने कैंपेन में नुकता चलाते थे, शायद आपने गाड़ी पे नहीं लगाया होगा स्टिकर, हम कोई गुलाम है, याद है? गाड़ियों पे लगा लेते पीटीआई वाले, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा सुन सर, जिले सुबानी, अगर जान के मानता हूं तो दो फिक्रे, जी, दो जी, जुमले। प्लीज। देखिए, तीन मैं हैं। तो समझता हूं आज पाकिस्तान आज भी एक सॉवरेन कंट्री है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। हमें तो यही नहीं समझ आई कि हम कौन से रास्ते के मुसाफिर हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अगर एक शख्स ये कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसी, पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी और पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी का बुनियादी नुकता ये होना चाहिए कि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो, तो मैं नहीं समझता ये कोई ताने वाली बात है। पाकिस्तान के बतौर तहरीके इंसाफ गवर्नमेंट के भी, बतौर एक जमात के भी, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क से तो हमारा कोई इशू नहीं था। पॉलिसी थी जो बाइडेन गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज थी, वो पाकिस्तान नहीं, उस वक्त की तमाम दुनिया, तमाम बातें वर्ल्ड उसके। पराचा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे ख्याल में आपकी इस बात का जवाब उन्होंने सुना है। पराचा साहब कुछ कहते, फिर मैंने हुज़ैफा साहब के पास जाना है। जी जी, कुरैशी साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। बात मैं जो कर रहा था, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि एब्सोल्युटली नॉट की बात की गई, नहीं करनी चाहिए आलमी डिप्लोमेसी पे। फिर बात एब्सोल्युटली नॉट तक तो ना रही, या अब मदद मांगने तक तो ना रही। अगर इतनी ही मुल्क की खुद मुख्तारी की एहतराम है, और यकीनन सबको होना चाहिए, और आई एम श्योर कुरैशी साहब को भी उतना ही एहतराम है मुल्क की खुद मुख्तारी का जितना मुझे है। फिर कांग्रेसमैनों से खत लिखवाए गए, वो क्या हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के फेवर में थे? करारदाद मंजूर करवाई गई फखरिया तौर पर, वो क्या पाकिस्तान के फेवर में थे? दुनिया में एक इंप्रेशन दिया गया पाकिस्तान के बारे में, क्या वो पाकिस्तान के फेवर में था? मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं। ठीक जी, तो फिर वो बन जाएगा कि ये क्यों है। लेकिन आज की बात भी तो हम याद करें, तो फिर कल वाली बात भी याद रखनी चाहिए। ओके सर, नुकता आ गया। हुज़ैफा साहब, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे तो मैंने देखा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा डिस्पेंसेशन हुकूमत के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल के साथ बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेड डील भी हो गई है, जो टैरिफ मुतारिफ करवाए गए हैं उनमें भी 19% पाकिस्तान पर लगा है। क्या ये जो खान साहब के बेटे चाह रहे हैं, उससे कोई प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है? जी, मुझे आप चंद मिनट अब देंगे? जी प्लीज सर, गो अहेड। जी, पहले तो गुजारिश है कि बानी तहरीक इंसाफ की पूरी ज़िंदगी तजादात पर मबनी है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना मेरे भाई मोहतरम कुरैशी साहब के साथ कोई मैं पेचा लड़ाना चाह रहा हूँ कि वो इसका जवाब लाजमी दें। वैसे आप पेचा लड़ा देते हैं। हाँ, ये फैसला नहीं, मैं ये फैसला पब्लिक पे छोड़ रहा हूँ। जी जी, उनके और हमारे व्यूअर फैसला कर लेंगे कि उनकी बात में वजन है, मेरी बात में वजन जी जी, ज़्यादा है। प्लीज। बानी तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए जी, और अगले ही महीने 371 भारत ने ख़त्म कर दिया, एक लफ्ज़ नहीं बोला। कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने, एक सहाफ़ी ने पूछा कि जो अड्डे मांगेंगे, भाई सहाफ़ी की बात पे जवाब दे दिया, असल में आप क्या करते रहे हैं? सारी चीज़ें यानी पूरी कौम को पता है कि आप किस तरीके से आपके दौर के अंदर आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, टोटली इल्ज़ाम आप पर लगता रहा। गल्फ के अखबारात ने लिखा कि आप इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं, और आपका एक पूरे 3.25 साल या 4.25 साल के टेन्योर में एक स्टेटमेंट नहीं है जो आपने वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ दिया हो। और आप इवन कि इसराइल की बात करते हैं, 1 या 2 इनके ट्वीट्स मौजूद हैं। जी, वो नेतन्याहू साहब वो का भी नहीं, वो भी तब बता के कि जी मैं करने लगा हूं, 10, 12, 15 दिन गुजर जाए। तो एक शो में आपने बात की थी, फिर तैमूर झगड़ा ने दिखा दिया था। वो 2020 का दिखाया उन्होंने। अच्छा, 2019-20 का बताया था। ये ईरान इसराइल वॉर में नहीं आया। नहीं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। मैं ये बात नहीं कह रहा, और बसाओ का ज़हर है, उन्हें पता है कि हमारा ही आदमी है, ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो फिर टूट करना भी पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है, बात होती है फिल्म स्टांस की। क्या फलस्तीनी इस बात को मानते हैं? फलस्तीन के किसी सफारतकार से आप पूछ लीजिएगा कि आप बता दें कि क्या बानी तहरीक इंसाफ या स्मिथ फैमिली
इसराइल की हामी है या आप लोगों की हामी है? ये थोड़ी हो सकता है कि आप कहेंगे जी मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, मीन्स दैट A इज इक्वल टू सी। अगर आप स्मिथ फैमिली में अपने साले की कैंपेन चला रहे हैं और वो साला आपका बेसिकली इसराइल की कैंपेन चला रहा है, साबिक साला सर, साबिक साला कहते हैं नहीं, बच्चों के मामू जी, हाँ, वो तो है। अब अच्छा, अब आपने बात कही कि अमेरिका क्या कहेगा। जी, मैंने कहा क्या आप अमेरिका कोशिश कर चुका है बानी तरीके से आपको रिहा कराने की, कोशिश कर चुके हैं जी। अब मैं आपको इसका बताता हूं कैसे कर चुका है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जब भी कोई काम डालना होता है बरतानिया को आगे करता है। वो समझता है कि इन्होंने रूल किया है पूरी दुनिया पर। यानी एक वक्त में अमेरिका में भी क्वीन का सूरज तलू हुआ करता था, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, बड़े सगीर में। तो वो जो भी चीज करते हैं पहले बरतानिया से कहते जरा पल्स चेक कर लो तुम कि इसमें मुझे आना भी चाहिए या नहीं। तो बरतानिया ने जिस तरीके से 4 से ज्यादा मरतबा बार बार कहा कि आप इसको हमारे हवाले कर दें, और उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ राजी थे कि मुझे बरतानिया या यूरोप भेजने में तैयार हूं। इस हवाले से हमारे पास इररिवोकेबल एविडेंस मौजूद है। ये इन 2 सालों की जो ये जो 5 अगस्त को मना रहे हैं, 8-9 महीने पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। 8-9 महीने पुरानी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारी अस्करी क़यादत डट गई। उन्होंने ये नहीं कहा बयानात दें या सफारती ताल्लुकात खराब करें, उन्होंने एक अदब के दायरे में, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में उस मुल्क को बता दिया कि जी ये मुमकिन नहीं है। फिर बार बार कहा गया जी कोई रास्ता तो निकाल लें। तो हमने कहा ठीक है, अदालतों में जाएं, हम उधर प्रोसिक्यूशन जो है कंटेस्ट नहीं करेगी, लेकिन इनको आप जो है किसी गल्फ कंट्री भेज दें। तो एक गल्फ कंट्री ने एग्री कर लिया। इन्होंने अगले दिन जो उस मगरबी मुल्क के सफारतकार से कमिट किया था कि मैं 9 मई की माजरत करता हूं, और वाकई 9 मई गलत हुआ है, अगले दिन जेल में सहाफियों से मिले तो कहने लगे मैं क्यों माफी मांगू, ये मुझसे माफी मांगे। वो सफारतकार जो है मुंह में उंगलियां दबाकर बैठ गई और कहने लगी इतना गैर संजीदा आदमी है, इसने मुझे भी एम्बेरस कराया। उस गल्फ मुल्क ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम इसके मामले में नहीं आएंगे। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की, उस स्टोरी में कहा कि हुकूमत ही ने ऑफर कर रही है। हुकूमत बेसिकली बड़े जर्फ वाले लोगों की है। इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं करेंगे, मियां नवाज शरीफ ये बात नहीं करेंगे। इस वक्त भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से खुफिया राब्ता किया हमाद अजहर साहब को मंजर आम पर लाने के लिए। पुराने दोस्त हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, शहबाज साहब के, नहीं उन दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। उन्होंने कहा जी वो बाप के जनाजे पे आना चाहता है, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आने दें। उन्होंने भाई से मुशावरत की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आने दें, बल्कि आप इसको कंडेम भी करें, सॉरी कंडेम अफसोस करें, सॉरी इसकी ताज़ियत भी करें, इसकी ताज़ियत भी करें, सॉरी। उसके बाद इन्होंने नैरेटिव बना दिया कि जी उसके अंदर बड़ा जज्बा है, बड़ा जुर्रत वाला लड़का है, आगे। हमारी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि भाई ये हमें मैसेज बकायदा भिजवा के बाहर आया है और हमने कहा कि इसे गिरफ्तार ना करें। ये एक स्टाइल है। मियां नवाज शरीफ को गालिम गलोच देना शुरू की थी 2013 में। मियां साहब 2016 में पहली दफा उन्हें तकरीर की थी, आपने बताया उन्होंने कहा था मूंग और मसूर की दाल से स्टार्ट हुए जी। थे। आपने कहा कि बरतानिया से ये मैसेज आया था, तो बेटे भी तो बरतानिया से ही आ रहे हैं। अब अगली बात सुन लें। तो अब बेटों ने जब पूरी एफर्ट कर ली और समझ आ गई कि रिचर्ड ग्रोल भी कुछ नहीं कर सका, रिचर्ड ग्रेनल, हाँ। हम उसके बाद जो हमने फर्म हायर की वो भी कुछ नहीं कर सकी। वहां पर इनका जो है जो क्या कहते हैं, वो जो इनका एडवाइजर भी था, क्या नाम था उसका, गिल था, शहबाज गिल, जी शहबाज गिल, वो लोग कुछ नहीं कर सके। फिर ये खुद गए हैं और वहां से दोबारा नामराद लौटे हैं। अब जो है बानी तहरीक इंसाफ को ये बता दिया गया है, ज़ाहिर जेल में बात पहुंच जाती है जी। क्या बता दिया कि ना अमेरिका बराह रास्त आना चाहता है, और बरतानिया ने जितनी एफर्ट आपके लिए करनी थी कर ली, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा। ये तो हमारे शो में आपने ब्रेकिंग न्यूज दिया है कि बरतानिया ने बाकायदा और ये बात अगली मैं आपको बता एफर्ट की, और ये मैं बताऊं, ये हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। और बानी तहरीक इंसाफ जो इसमें ज़रा अली बिन गंडापुर एक स्टेक होल्डर थे पड़े, बाकी किसी को तो पता ही कुछ नहीं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ झूठ इतनी रवानी से बोलते हैं, इतने एतमाद से बोलते हैं। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मेरी डेड बॉडी जाएगी, सहाफी बाहर आके कहते हैं असल नेल्सन मंडेला तो यही है। ये नहीं पता कि जाहिर है हम जो है हमारे वुजरा भी उसी रौ में बह जाते हैं। हमारे वुजरा भी अखबारी खबर देख ली और फिर आए कहते कि वाकई जी वो बड़ा डटा हुआ है। और भाई कहां डटा हुआ है, उसने पूरी एफर्ट की। पहले उसने 2 खत लिखे आर्मी चीफ को, जब आर्मी चीफ ने कहा मुझे खत मिले ही नहीं, अगर मिलते तो मैं हुकूमत को भेज देता, अगले दिन कतर की वीडियो शेयर कर दी। उसकी पूरी जिंदगी तजादात पर मबनी है। तो ये तो अगर आपका एविडेंस हो तो शेयर क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो वक्त आने पे शेयर भी करेंगे। ज़ाहिर हमें बड़ा लिहाज है, हमें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का बड़ा पास है। लेकिन आप मुसलसल, आखिरी बात, जब आप मुसलसल हुकूमत को इस तरीके से कहेंगे कि जी मुझे बाहर भेजने की एफर्ट कर रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, और बहुत बड़े हीरो बनने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं मुझ जैसे वजीर को जुर्रत करनी चाहिए, मैं हदूद और कयूद के दायरे में रहकर कम से कम आवाम को सच बता सकूं। ये कुरैशी साहब, ये तो जो होशरुबा इंकिशाफात किए हैं हुज़ैफा रहमान साहब ने, कि एफर्ट हो चुकी है, आप तो 5 अगस्त को इसलिए बना रहे हैं कि 2 साल से पाबंदे सलासल हैं। वो कहते हैं बरतानिया की हुकूमत ने कोशिश की लेकिन वो इनकार हो गया, और एक गल्फ कंट्री तैयार भी थी
खान साहब बरतानिया अमेरिका जाना चाहते थे, आपने सारी बात सुन ली, लेकिन फिर बाद में जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया। अच्छा, जितने खुशू खुजू और आपने तवज्जो और इन्फाक से मेरे भाई को सुना है, मैं तवक्को रखूंगा मुझे भी आपको 20-30-50 सेकंड देंगे, जी जी जी, क्योंकि आपका जोश के दरमियान में अड़े आ जाता है। पहली बात तो ये है, ये आपने वैसे मुझे छेड़ने के लिए जुमला कह दिया है। जी जी, बात कीजिए प्लीज। ये तमाम मेरे भाई की, मेरे मोहतरम भाई की तमाम गुफ्तगू जो है ना, ये अफवाह साज फैक्ट्री का वो चला हुआ कारतूस है जिसको आवाम ने हमेशा मुस्तरद किया है। पहले इन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स तो तजादात से भरी हुई है, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं की, वो इसराइल को मानना चाहते थे, बिल्कुल झूठ है जी। इन्होंने 371 की बात की जो कश्मीर में इम्पोज किया, आर्टिकल 370 है गालिबन, तो ये पाकिस्तान के कहां को 370। तो अब तो पाकिस्तान के ये 3-4 साल से बड़े सूरमा किस्म के अरस्तू, अफलातून और ये चीख वगैरह सारे इक़्तिदार में है, तो ये वो इंडिया से बनवा लें, ये बात खत्म करवा दें। अगर खान साहब ने कोई बात की, हालांकि इस पर डिबेट हो सकती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मेरे भाई को भी पता है और मुझे भी पता है ये कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है। सेकंड बात यह है, हमारा क्लियर स्टांस था कि इसराइल को किसी सूरत नहीं मानना, और इमरान खान वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएनओ में हिंदुस्तान के हवाले से तो बड़ी क्लियर पॉलिसी ली थी। आज इमरान खान अगर पाबंद सलासल है ना जी, तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए कॉमन पाकिस्तानी जो समझता हूँ और जो आम पाकिस्तानी समझ रहा है, मेरे भाई को भी अंदाजा है, ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये कैबिनेट मीटिंग्स और ये सीएम और गवर्नर हाउसेज, इसका अपना एक रोमांटिक माहौल है, तो लोगों को समझ नहीं आती है। आप कहते हैं कि ऐसी कोई जो है वो ऑफर नहीं आई, खान साहब ने कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, बरतानिया अमेरिका जाने की बात नहीं की थी। अच्छा, मैंने अभी आपसे कुछ सेकंड्स का एनआरओ लिया था। जी जी जी, हालांकि पाकिस्तान के आज के हुक्मरान एनआरओ लेने के हवाले से बड़े मशहूर है। मैंने आपसे 20-30 सेकंड का एनआरओ लिया था। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है सर। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतने मगरब के, अमेरिका के और यूरोप के करीब होते, या उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो कैरियर था और जो बतौर प्राइम मिनिस्टर उनकी स्ट्रगल थी, उन्होंने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वहां किया होता, तो सर ये किसी की जरूरत ही नहीं थी। हम तो आफिया सदीकी को नहीं रोक सके, अमल कासी को नहीं रोक सके। मैं ज्यादा जज्बाती बातें नहीं करना चाहता, माहौल फिर कशीदा होगा। मुख्तसर ये सरीहन झूठ है। वो शख्स आज भी रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखता है, उसको यकीन है कि लॉ पॉइंट पर जमानत होगी। सर, जो शख्स 2 साल से एक दिन पिंस ना गया हो, जिसने डिस्प्लिन की गोली ना ली हो, जिसके बारे में जो ये कहते हैं हम उसी पर यकीन रखते हैं ना जी। अब जेल में जो बंद शख्स है, क्या नवाज शरीफ साहब को ये सहूलियात थी? आप आसिफ जरदारी साहब की जेल के हवाले से जियाद शाहिद मरहूम ने कॉलम लिखा था, वो सब कुछ बता देता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया ने कैसे जेलें काटी है। ओके, भुट्टो के बाद अगर किसी शख्स को जेल में सबूतें बर्दाश्त करनी पड़ी है, उसका नाम इमरान खान है। और मैं हुज़ैफा साहब से बसत एहतराम गुजारिश करूंगा, हमें अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ना जी ह्यूमन समझते हुए वही राय का इजहार करना चाहिए जो हम अपने बारे में तवक्को रखते हैं। ठीक है सर, जो बरतानिया या दीगर जो ममालिक है, इससे सुन ले, इसके बेनिफिशियरी वही लोग हैं जो आज पाकिस्तान में इक़्तिदार में है। और चंद साल पहले बरतानिया के हॉस्पिटल्स में, वहां के आईसीयूज में, वहां के वेंटिलेटर्स में यही उपकरण नजर आते थे। ठीक है सर, आपका बीमार लोग के सब साहिब फराज बरतानिया में इलाज थे। सर, आपका भी, इनका भी नुकता आ गया, आपका भी आ गया। शौकत पराशर साहब, चलते चलते मैंने अपने सेगमेंट को वाइंड अप करना है। आपका चूंकि फॉरेन अफेयर्स पे भी बड़ी ग्रिप है, इस पे कुछ कहना चाहते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। ईरानियन प्रेसिडेंट के दौरे के हवाले से भी जरा बताएंगे, उसकी अहमियत पे भी जरूर मैं चाहूंगा कि आप जरा कमेंट कीजिए। शौकत पराशर साहब, टुवर्ड्स द एंड सर। पराशर साहब है हमारे साथ। ईरानियन प्रेसिडेंट के हवाले से देखें, एक बिल्कुल चेंज्ड एनवायरनमेंट है। ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया है ब्रुटैलिटी के सामने जी, और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपने आप को डिफेंड किया है। लिहाजा कल जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और ईरान के सदर बैठेंगे, तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट है कि ये वो ममालिक के सरबराहान हैं जो जीते, जिन्होंने अपने से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ममालिक के हमले नाकाम बनाए और अपना कामयाब दिफा किया। दूसरी बात यह है कि तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरानियन अमेंडमेंट में लगे और जंग के बाद पहला मुल्क है पाकिस्तान जहां पे ईरान के सदर तशरीफ लाए। तो मैं समझता हूं कि ये जो मैसेजिंग है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नई शुरुआत, क्योंकि मादी में जो भी ताल्लुक रहा उसमें बहुत अप्स एंड डाउन आते रहे। मसलन ईरान पहला
मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को तस्लीम किया, लेकिन 79 के बाद कुछ मिसगिविंग भी रह गई। फिर ठीक। ये जंडूला वगैरह और BLA। ठीक है सर। मैं प्राज साहब आपकी आवाज बीच में कट भी रही थी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ज़फ़र रहमान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत पराचा साहब का आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना। छोटा सा वक़्फ़ा शामिल करेंगे, वक्फे का बताएंगे तो हमारा खसूसी सेगमेंट यौम आज़ादी 14 अगस्त उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे आज के स्पेशल सेगमेंट में। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। हमारे लिए एजाज की बात है कि प्रोग्राम सच के स्पेशल सेगमेंट में हमारे वो साथ हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब। शामी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस दफ़ा यौम आज़ादी जो है वो मार्का हक के उन्वान से मनाई जाएगी। जो मई में हमने भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और उसका हमने दंदान शिकन जवाब देकर उनको शिकस्त दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसी स्पिरिट में आप समझते हैं 14 अगस्त 2025 को मनाना चाहिए? मुजीबुर रहमान शामी साहब। शुक्रिया अनवर साहब। देखें, जो आप फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। ये जो 4 रोज हमारा मार्का हुआ है भारत के साथ, और जिस तरह हमने उसके दांत खट्टे किए हैं और जिस तरह हमारी सियासी और फौजी क़यादत ने यकजान होकर उसका मुकाबला किया है और उसे शिकस्त दी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है। उसका इमेज जो है एक नए सिरे से उभरा है। और आप ये समझे कि पाकिस्तान एक रीबर्थ हुई है उसकी जी। तो ये जो यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, ये एक नई शान शौकत और नई आन बान से मनाया जाना चाहिए। 10 मई से पहले का पाकिस्तान और था और 10 मई के बाद का पाकिस्तान और है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े हरीफ को शिकस्त दी है, उसके अज़ाइम को चिकना चूर किया है और पूरी दुनिया में इसका एतराफ किया जा रहा है। ये बात वो नहीं है जिसका सिर्फ हम दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसको नई तवानाई मिली है, नई जिंदगी मिली है और एक नई रूह जो है हम सब के अंदर फूंक दी है उन 4 दिनों ने। तो हमें इस बार जो यौम आज़ादी है वो 10 मई के हवाले से मनाना चाहिए और जो हमें अल्लाह ताला ने सुखरू किया है और जो नई जिंदगी दी है उसके मौके उस पर अज़्म करना चाहिए कि हम अपनी कोताहियों का और अपनी कमियों का अजाला करेंगे और एक नए सिरे से और नए अज़्म के साथ अपने पुराने सफर का असर नौ आगाज करेंगे। पाकिस्तान की तवानाई, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अजमत जो है उसको हासिल करके रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंशाअल्लाह अब हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, ये इसी जज्बे के साथ हमें मनाना चाहिए। अच्छा, ये आपने बहुत जबरदस्त बात की शामी साहब, लेकिन अक्सर जो नाकिदीन है वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट ऑफ विक्ट्री है इसको हमने इसके तसलसल को बरकरार रखना है। उसके लिए 14 अगस्त के दिन हमारा क्या अज़म होना चाहिए? कैसे ये जो पॉजिटिविटी की फीलिंग है, ये जो एक मुस्बत इस वक्त सोच पाई जाती है या जो जज्बात है, इनको कैसे, इसके तसलसल को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? क्योंकि ये भी एक मूवमेंट होता है, इसको आगे बढ़ाना होता है। देखिए, हमें अपने जो इख्तलाफात हैं उनको पसे पुश डालना चाहिए जी। जो हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, जो हमारे दूसरे मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र हमारे यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ मसालिक मौजूद हैं, उन सब को सोचना चाहिए,
कि उनको एक हद के अंदर उन इख्तलाफात को रखना है और उन इख्तलाफात से ऊपर उठकर एक यकजान होने का सबूत देना है। फिर पाकिस्तान की मईशत को हमने संभाल लिया है इस वक्त और अपनी जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाया है, लेकिन इसके लिए मुसलसल मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तवाना करना है। फिर पाकिस्तान में तालीम का शोबा जो है उस तरफ तवज्जो देनी है। पाकिस्तान की जो आबादी है बढ़ती हुई, वो एक खतरा बन रही है, उसको रोकना है, उसको अपनी हद में रखना है। तो ये सारे इकदामात हैं जिनका हमें जायजा लेना है और इनके बारे में मनसूबा बंदी करनी है और उस मनसूबा बंदी के साथ हमें आगे बढ़ना है कौमी इत्तफाक राय पैदा करते हुए। और हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तवाना तर बनाएंगे। सर, कौमी इत्तेफाक राय की आपने बात की, आप समझते हैं इसको हुकूमत वक्त को लीड करना चाहिए, चाहे वो सियासी जहत में है, या आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि कल एक बड़ी अपोजिशन अलायंस ने कहा है कि नए मिसाक जमहूरियत की हमें ज़रूरत है, हमें ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है। शामी साहब, ये हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको यकीनन पहल करनी चाहिए और उसकी बाहें कुशादा होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन पर भी लाजिम है कि वो भी यानी मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे, एजुकेशनल पॉलिटिक्स से गुरेज करे। एजुकेशनल पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया और माजी में हमने अपने निज़ाम को इससे तहबाला तो किया है, लेकिन हमारे इस्तेहकाम में इससे कोई मदद नहीं मिली। और इसी तरह जो नया मिसाक है या नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हमारे पास एक दस्तूर मौजूद है जिस पर कौमी इत्तफाक राय है, 1973 का दस्तूर हमने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तमाम मजहबी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं, तो हमें इसी मुत्तफिक का दस्तावेज जो है इसको मजबूती से थामते हुए आगे बढ़ना है और जो भी जहां जहां तरामीम की जरूरत हो उसमें तरामीम भी कर लेनी है पार्लियामेंट के जरिए से। तो अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया होगा और नया हमें एक मुआहदा इमरानी चाहिए, ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम मुसलसल करते चले आ रहे हैं बगैर सोचे समझे। जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो इन सब चीजों को भूल जाते हैं। आज की अपोजिशन जो है वो कल हुकूमत में थी और आज की हुकूमत जो है वो कल अपोजिशन में हो सकती है, और लेकिन जब वो अपोजिशन में, आज की अपोजिशन कल हुकूमत में थी, उसके तेवर बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो इस तरह की बात सुनने को तैयार नहीं थी और उससे भी लोगों को इसी तरह की शिकायत थी। और उस वक्त की हुकूमत से जो अपोजिशन थी वो शदीद नाला थी, और आज जो अपोजिशन है उसको भी बरसर इख्तिदार लोगों से शिकायत हैं। तो हमें ऐसा कोई मामला करना है कि हम अपोजिशन में हों या हुकूमत में, हम एक ही रास्ते पर सफर करें और एक दूसरे को साथ मुकालमा करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को दुश्मन ना समझें, एक दूसरे को हरीफ तो समझें, लेकिन हरीफ सियासत जो है एक और चीज है और हरीफ जान जो है वो एक और चीज है। वेरी फेयरली पुट अप सर। टुवर्ड्स द एंड, पाकिस्तान के नौजवान को क्या मैसेज देंगे? यौम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं, 65% आबादी का हिस्सा हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है 18 से 35 साल के दरमियान। देखिए, ये नौजवान जो हैं अगर ये तालीम हासिल करें, अगर इनकी तरबियत हो तो ये बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का। जी, अभी भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जा पा रहे। तो हमें तवज्जो करनी चाहिए, एक हंगामी बुनियादों पर तालीम जो है उसकी सहूलतों को ज्यादा करना चाहिए और तालीम जो है उस पर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करना चाहिए और फिर लोगों को स्किल सिखानी चाहिए। नौजवान नस्ल जो है उसको, उसके जज्बात अपनी जगह हैं, उसकी उमंगें अपनी जगह हैं, लेकिन उसको उसकी तैयारी भी तो करनी होगी ना। आज बच्चे तालीम हासिल करेंगे और स्किलफुल बनेंगे तो अपना मुस्तकबिल जो है वो तामीर करेंगे। उनका मुस्तकबिल उनके अपने हाथों में है।
तो वो सिर्फ नारों से या जज्बात का इजहार करने से मुस्तकबिल तामीर नहीं होता। ठीक। मुस्तकबिल जो है उसके लिए जान लड़ानी पड़ती है, और जान लड़ाने का जज्बा जो है अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और कायद आजम ने नौजवानों को यही तलकीन की थी कि वो तालीम हासिल करें, यकसू हो जाएं, और ताकि और फिर उसके बाद अपने मैदान अमल में कदम रखें तो कौम जो है उसकी तकदीर बदल सकें और अपनी तकदीर भी बदल सकें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया नवाजिश मुजीबर रहमान शामी साहब, आपने हमारे वक्त दिया और यौम पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्याल इज़हार किए। व्यूअर्स, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो एक सी ऑफ चेंज ला सकते हैं, सी चेंज ला सकते हैं पाकिस्तान की, चाहे वो सियासत है, मुआशरत है, मईशत है और सॉफ्ट इमेज है। तो इस हवाले से आज के इस खसूस सेगमेंट का ये टेक अवे था। प्रोग्राम में नशिस्त कैसे लगी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच तो है की टीम को इजाज़त दीजिए। हम नए मौज़ूआत, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।